नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। खास खबर में हम बात करेंगे देवभूमि में निकाय के दंगल की। निकाय चुनाव की पूरी जोर आजमाइश नजर आ रही है क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है। 23 तारीख को मतदान होगा। 25 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले निकाय का जो तंत्र है उसका परिणाम सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जो संकल्प पत्र कांग्रेस ने जारी किया है हाल ही में, और उससे पहले अगर हम संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है और 11 निकायों को लेकर 11 संकल्प पत्र जारी किए हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 26 वचन दिए हैं। उसने अपना जो वचन पत्र जारी किया है उसमें 26 वादे किए हैं। फिलहाल वादे और दावों के बीच में जमीनी हकीकत क्या है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ यूकेडी से पीसी थपलियाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी इस चर्चा का हिस्सा होंगे, और भट्ट साहब के साथ भाजपा की तरफ से हमारे साथ राजेश बिष्ट जी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। थपलियाल जी, आपसे शुरुआत करेंगे। देखिए, यूकेडी चुनाव में उत्तराखंड के निर्माण को लेकर या उत्तराखंड के अस्तित्व में आने को लेकर यूकेडी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसका जन्म ही ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड को एक नई शक्ल, यूपी से अलग एक राज्य बनाने की जो मांग थी उसमें प्रमुख भूमिका के तौर पर देखा जाता है। लेकिन जब राजनीति उसकी चली आगे तो धीरे धीरे वो उस राजनीतिक तस्वीर से विलुप्त होती चली गई, पीछे होती चली गई। क्या कारण आप मानते हैं, और इस बार क्या लगता है आपको नगर निकाय चुनावों में? क्या लगता है कि आप वापस उस दौर में लौट पाएंगे? क्या कारण आपको नजर आते हैं थपलियाल जी? देखो, जब पृथक राज्य उत्तराखंड की अवधारणा का जन्मदाता होने के बावजूद उत्तराखंड की राजनीति हमारे हाथों से किस तरह से खिसकी है, ये बहुत ही गंभीर विषय को आपने छुआ। और जहां आप इस विषय को विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे उत्तराखंड की राजनीति माफियों के हाथ में चली गई। और माफियों का और उत्तराखंड के जो राजनीति है, राष्ट्रीय दलों की राजनीति, इनका एक गठबंधन बन चुका है। और उस गठबंधन को चुनौती देना अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक हम हल्का ले रहे थे। हम ये ले रहे थे कि शायद है कि अभी नहीं तो अभी हमारी कोई गलती हो गई, फिर हम क्योंकि पहले सब लोगों ने हमको तवज्जो दी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि केंद्र में जब राज्य बना भाजपा ने अपनी असंवैधानिक सरकार यहाँ पे 2 साल तक चलाई, एमएलसीओ की सरकार चलाई। हम क्या करते देखिए आप, क्योंकि वो केंद्र में थे इसलिए उन्होंने राज्य में अपनी सरकार 2 साल तक बनाई। और किस तरह से बनाई हम देखे, 11 महीने में एक मुख्यमंत्री बदलना, फिर वो बदलना। लेकिन सेम टाइम जो उत्तराखंड के संसाधन, अकूत संपदाओं का ये मालिक राज्य, इसकी संपदाओं पे इन लोगों की जो माफिया था उसकी जिद नजर लगी और उसको मिल भी गया आसान। और वो इतना धनवान बन गया और उन्होंने हमारे नेताओं को भी इतना धनवान कर दिया। आपको लगता है कि निकाय चुनाव में आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? अब ये तो अपना जो पूरा इतिहास रहा वो तो बता दिया, लेकिन अब निकाय चुनाव में आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, निकाय चुनाव में हमें सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हटकर जो उम्मीदवार है, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे हमारे उम्मीदवार है, देखिए इन लोगों के कारण हमें भी सफर करना पड़ रहा है। आज लोगों का विश्वास राजनीतिक दलों से उठता जा रहा है और उनका रुझान जो निर्दलियों की तरफ जा रहा है वो एक एक वो हमको एक आशा की किरण नजर आती, क्योंकि देर सवेर कहीं ना कहीं इन निर्दलियों ने कोई ना कोई शेल्टर ढूंढना है। और ढूंढने में जब वो पाएंगे तो, क्योंकि आज राजनीतिक दलों को गैंग मान रहे हैं लोग, गैंग, हम गैंग की तरह काम कर रहे हैं, विचारधाराएं कहीं नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ कांग्रेस से शांति प्रसाद भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं। भट्ट साहब, नगर निकाय चुनाव वचन 26 दिए हैं इस बार कांग्रेस ने। संकल्प पत्र हर निकाय के लिए अलग से जारी किया है बीजेपी ने। आपको कितना मजबूत संकल्प के सामने वचन नजर आते हैं? क्योंकि 26 वचन तो हैं, लेकिन जब उनका जिक्र करने की बात आती है तो बहुत लंबी चौड़ी उस लिस्ट में, 26 वचनों की लिस्ट में कई ऐसे वादे हैं जो कांग्रेस पहले भी कर चुकी है, जिनको अपने कार्यकाल में वो पूरा नहीं कर पाई थी। भट्ट साहब,
आज शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो एक बार हम फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और मीनवाइल हम जो हमारी टेक्निकल टीम है उनसे कहेंगे कि एक बार बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि तीनों का पक्ष जानना बहुत जरूरी है। तीनों अपनी इस दावेदारी को किस तरह से देखते हैं, एक बार फिर थपलिया जी के पास रुख करना पड़ेगा। चलिए थपलिया जी, आपने जो बात कही थी कि ये जोश जो आपका, चलिए हमारे साथ बीजेपी से राजेश बिष्ट जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शायद तकनीकी खामी की वजह से उनका वीडियो हम तक नहीं आ पा रहा है। खैर, राजेश जी, अभी हम थपलियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूकेडी से और शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किए हैं, 11 संकल्प पत्र अलग अलग निकाय के लिए जारी किए, एक संयुक्त घोषणा पत्र भी उन्होंने जारी किया है। लेकिन आपको क्या लगता है, वचन और संकल्प में संकल्प 11 अलग अलग जारी करने की जरूरत क्या लग रहा है कि आपको अभी भी मुद्दे हैं? क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो ऑलरेडी है और डबल इंजन की सरकार का वक्त बीत जाने के बाद भी अगर लंबी सूची आपके पास निकाय चुनाव के लिए अलग अलग निकायों के लिए रह जाती है, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार खड़ी करने पर भी सवाल खड़ा करता है और आपकी अब तक की उस कार्यशैली जो डबल इंजन की सरकार की रही है उस पर भी सवाल खड़े करता है कि उनके बावजूद अब तक इतने मुद्दे कैसे बाकी। फवाद जी, देखिए, मैं आपको इसमें ये कहना चाहता हूँ, जब जब समय आगे को बढ़ता जाता है, नई नई नीतियां आती हैं, नई नई व्यवस्थाएं होती हैं, लोगों की जरूरतों का जो भाव होता है वो हर समय अलग अलग होता है। तो हम ये कहकर चले कि 5 साल पहले जो व्यवस्था चल रही थी वो लगातार 5 सालों तक चलाई जाए और 5 साल के बाद कोई नई व्यवस्था नहीं आनी चाहिए, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये बात कहीं पे भी उचित होगी। मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, इसमें सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के जो भी नेतागण थे, उनकी पार्टी के जो संगठन था, उन सबने सवाल खड़ा किया कि इन लोगों के द्वारा संकल्प पत्र क्यों जारी किया गया। ये तो विधानसभा में होता था, लोकसभा में होता था, और आज जब वो वचन पत्र हमारी देखा देखी यहाँ पे अगर लोगों के बीच में देने, तो अब ये उनके ऊपर सवाल है कि उनको क्या जरूरत पड़ी है। हमने उस जो संकल्प पत्र है उसमें भारतीय पार्टी ने 5 साल तक लगातार लोगों के बीच में रहकर उनकी जो बातें हो सकती थी, जो उनके सुझाव आ सकते थे, जिससे लोगों के आम जन जीवन में, खास तौर पे जो नगर निकाय पहली प्रथम सीढ़ी होती है, उसके माध्यम से लोग जो अपने लिए बदलाव चाह रहे हैं या कोई सुझाव देना चाह रहे हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र के रूप में आप सबके बीच में रखा है। अब इसके द्वारा अगर लोगों को किन्हीं ऐसी आवश्यकताओं की जरूरत है जो उनके समय के अनुसार, उनके आसपास रहने के अनुसार, उनके जरूरतों के हिसाब हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर वादा करे। और भारतीय जनता पार्टी की गारंटी को इस देश के 140 करोड़ भारतीयों ने स्वीकार किया है। ये तो हमारे प्रदेश की बात है, 11 निकाय क्षेत्रों की बात है। तो मुझे लगता है कि इन जगहों पे संकल्प पत्र के माध्यम से जो हमारे लोगों की सुख सुविधाएं, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी जो रहन सहन में जो मुश्किलें उनको आ रही है, उन सबकी जो सुनियोजित व्यवस्था हम लोग करना चाहते हैं। आपको 25 तारीख के नतीजों के बाद दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी उन सभी कार्यों को निश्चित रूप से पूरा करेगी और लोगों के विश्वास को जिस प्रकार से विधानसभा में कायम रखा, जिस हिसाब से लोकसभा में कायम रखा, जिस हिसाब से केदारनाथ उपचुनाव में कायम रखा, नगर निकाय के चुनाव में भी अपने संकल्प पत्र के अनुसार लोगों की सारी व्यवस्थाओं को अच्छे से करेगी। चलिए, मैं आप बने रहिए हमारे साथ। शांति प्रसाद जी, आप हम आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? शांति प्रसाद जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही है। चलिए, एक बार फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। एक बार आप स्पीकर की आवाज को भी थोड़ा सा तेज करके देखें, हम आपसे वापस एक बार डिस्कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट करेंगे। खैर, राजेश जी अभी हमारे साथ थपलियाल जी जुड़े हुए हैं। थपलियाल जी का ये कहना है कि यूकेडी इसलिए अपने आप को मजबूत मानती है क्योंकि अब तक दोनों दलों पर उन्होंने आरोप लगाए, सिर्फ बीजेपी पे नहीं, कांग्रेस को भी उन्होंने घेरा और ये कहा है कि सब माफिया की तरह से डेवलप हो गए हैं और इसी वजह से उन्हें उम्मीद की किरण नजर आती है। माफिया होने का आरोप लगाया गया है दोनों दलों पर। राजेश जी देखिए प्रभात जी, यूकेडी बिल्कुल माफिया है। वो अपने लिए शब्द का जो इस्तेमाल कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि 2007 से बाकी दलों पर माफिया होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे दलों में टूट जो की गई है वो माफिया की तकनीकी तरीके से टूट की गई और इसी वजह से यूकेडी अपने अस्तित्व को उस तरह से नहीं देख पाई, ये आरोप लगाया है। देखिए उनका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं आपको कि जिस पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और जो 40 वर्षों तक उत्तराखंड के अंदर लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में राज किया करती थी, उस पार्टी के लोगों को, उस पार्टी के नेताओं को अगर प्रदेश की जनता दरकिनार कर रही है, उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही, तो सिर्फ इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि जो लोग जल की बात करते थे, जंगल की बात करते थे, जमीन की बात करते थे, जब वो सत्ता के सुख में आए तो उन्होंने लोगों से बात करना ठीक नहीं समझा, उनके हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा, वो अपनी मौज में रहे। यही कारण था कि 12 के बाद लगातार इस प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया और यही कारण रहा कि उनका जो चुनावी चिन्ह था
वो भी आप हर चुनाव में देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी पार्टी के लिए जिन लोगों ने, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे लोगों ने, जिन्होंने हमारे इस प्रदेश की लड़ाई को हमेशा आगे किया, ऐसे लोगों की उस पार्टी के चुनाव चिन्ह को, ये जो अब की पर पार्टी है, इस पर पार्टी ने खोने का काम किया है। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को कभी भी चुन के आगे नहीं भेजना चाहती है, जो सिर्फ चुनाव के टाइम पे दिखाई देते हैं, बाकी 5 साल अपने इसी कमरों में बैठे रहते हैं, पहाड़ की सुध नहीं लेते हैं, देहरादून में बैठ के राजनीति की बातें करते हैं। तो इन लोगों का इस प्रदेश की जो जनता है, जो 1.25 करोड़ जनता इस प्रदेश की है, इन पे विश्वास नहीं करती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निरंतर जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, जो इस प्रदेश के अंदर रोडों का जाल बिछाया जा रहा है, जल जीवन मिशन के तहत घर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है, शिक्षा के लिए बच्चों के लिए उच्चीकरण किया जा रहा है, अस्पतालों का उच्चीकरण किया जा रहा है, हर व्यक्ति की जो आवाज है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सुन के उसके निराकरण के लिए डीएम, एसडीएम, जो भी उस स्तर के अधिकारी है उनको निर्देशित करते हैं। बिजली का कनेक्शन हर घर तक है, 24 घंटे बिजली मिलती है। तो ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें मैं देख रहा हूँ, प्रदेश की जनता उन लोगों पे मोहर लगा रही है, और यही भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की जो बात है, वो संकल्प पत्र के माध्यम से आप सबको देखने को मिल रही है। और मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि जो प्रदेश की जनता है 11 निकाय चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर पुनः विश्वास करके ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी, और हम लोग 25 तारीख को हमारे निकाय के सभी लोग चुने हुए जीत के साथ अपने अपने जगहों पे लोगों की सेवा में पुनः नजर आएंगे। जी, अब मैं लौटूंगा राजेश जी आपके पास, हमारे साथ थपलियाल जी, ये कहना है अभी कि सिर्फ 5 साल तक देहरादून में एसी कमरों में बैठे रहते हैं और यही कारण है। हालांकि उन्होंने दुख भी जताया है कि ये जो कारण है वो नहीं होना चाहिए था इस दल के साथ ऐसा, लेकिन उसका कारण वो यूकेडी की कार्यशैली को बता रहे कि 5 साल वो जमीनी स्तर पर मुद्दों को लेकर आते ही नहीं है, और जब 5 साल के बाद जब इलेक्शन का समय आता है तो एसी के देहरादून में एसी के कमरों से बाहर निकलते हैं, और इसकी वजह से जो यूकेडी है उसका हर्ष हो रहा है। और खुद की जीत को सुनिश्चित इसलिए वो बता रहे हैं, उनका कहना है कि हमने इतने विकास कार्य किए हैं, धामी की जो अगर धामी के सानिध्य की बात करें या फिर उससे पहले जिनके हाथ में भी मुख्यमंत्री की कमान रही है, उन सभी ने बीजेपी के साथ मिलकर इतना मजबूती से काम किया है कि वो अपने आप को जो जीत है उसको सुनिश्चित बताते हैं। देखिए, जो कोई भी उत्तराखंड के मुद्दे हैं, उन मुद्दों केवल उनकी जननी भी उत्तराखंड का निडल है। अगर हम ये सवाल खड़ा करते हैं कि इस राज्य को स्थायी राजधानी की जरूरत है, 24 साल से बिना स्थायी राजधानी का एक राज्य संचालित किया जा रहा है, वो पूरे लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। दूसरा, जब हम कहते हैं कि यहाँ पे जो परिसीमन है, क्योंकि पहाड़ की जो आबादी है वो पूरा पलायन होता हुए खाली होता जा रहा है, और 24 साल में इतनी ज्यादा गति से पलायन हुआ है, जो कि आज सीमांत क्षेत्र होने के कारण। थपलियाल जी माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं काफी देरी से जुड़ पाए, थोड़ा सा समय उनको भी देना चाहेंगे ताकि वो अपनी बात रख सके। भट्ट साहब देखिए, आज वचन पत्र तो जारी कर दिए, लेकिन उन 26 वचनों में जो जिक्र किया जा रहा है, मैं यही कह रहा था कि अभी भी वही सारी बातें जिक्र की जा रही हैं जो लोकसभा चुनाव में थी, विधानसभा चुनाव में थी, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जो जिनका तारुफ, जो जिनका सरोकार वो है, वो निकाय चुनावों से होता है। मतलब उसमें ऐसी बातों का भी जिक्र, बीजेपी का भी ये कहना है कि ऐसी बातों का जिक्र किया जा रहा है जिनका लोकसभा से लेना देना है, विधानसभा क्षेत्र के जो विधायकों के अधिकार होते हैं उनसे लेने देना है। तो कैसे इस वचन पत्र को ये कहा जा सकता है कि ठोस और इस पर अपनी जीत का दावा कर सकती है कांग्रेस? शर्मा साहब, हम लोग उत्तराखंड के वासी हैं, देवभूमि के निवासी हैं। हम एक उस प्रदेश के निवासी हैं जो पूरे देश को शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध पेयजल और पर्यावरण देते हैं। तो ये जो नगरीय चुनाव है, इसमें मुनस्यारी से लेके उत्तरकाशी से लेकर और ये जो पहाड़ी अंचल हैं, इनके जो छोटे छोटे नगर हैं जो पर्यावरण को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमने शुरुआत में ही हिमालय को सर माथे रखते हुए हिमालय की बात की है। हमने हिमालय को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उस पर छोटे छोटे निकायों में काम कर सकते हैं, कैसे पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं, कैसे वहां सघन वृक्षारोपण कर सकते हैं, उसके लिए हमने कहा है कि हम मोहल्ला समितियां बनाएंगे। उन नगरों में छोटी छोटी मोहल्ला समितियां बनाएंगे। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो या हरा भरा करने के लिए हो, टैक्स प्रणाली हो, जैसे इन छोटे शहरों में पेयजल, सीवर और विद्युत के भारी भरकम बिल लोगों पर थोपे जा रहे हैं, उनको ठीक करने की हमने बात कही है। ऐसे बहुत सारे 26 संकल्प हमने लिए हैं, जिसको आज हमारे CWC के ऑनरेबल सदस्य आदरणीय गुरदीप सप्पल साहब की उपस्थिति में इसको लॉन्च किया गया है। और मैं
बता दूं, जो हमारे 11 निकाय हैं और जो हमारी नगर पालिका परिषद है, नगर पंचायत है, उसमें हमारे माननीय अध्यक्ष जी और जो हमारी इलेक्शन कमेटी थी उसने बहुत शानदार टिकटों का वितरण किया है। जहां हमने देहरादून मेयर के चुनाव पर वीरेंद्र पोखरियाल साहब के नाम पर मोहर लगाई है, जो एक स्थापित राज्य आंदोलनकारी रहे, जिनका एक बड़ा लंबा संघर्ष इस राज्य के निर्माण के लिए रहा है, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और जैसे ही उनका टिकट हुआ, संपूर्ण गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में एक खुशी की सी लहर दौड़ गई। लोगों को लगा, आम जन को कहते हुए मैंने सुना कि कांग्रेस ने एक बहुत शानदार प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। ऐसे ही आप देखेंगे जो अनारक्षित सीटें थी, वहां भी हमने महिला बहनों को टिकट दिया, चाहे वो लंबगांव का टिकट हो केदारी बहन के रूप में, या चमियाला का टिकट हो ममता पंवार जो हमारी पीएस की है बहन, उसको टिकट दिया जबकि वो अनारक्षित सीटें थी। ऐसी अन्य सीटों पर भी हमने अपने दावेदार प्रस्तुत किए। जी भट्ट साहब देखिए, जो प्रमुख समस्याएं हैं ना निकाय स्तर पर, मेरा एक सवाल ऐड कर देता हूं। देखिए, प्रमुख समस्याएं जो निकाय स्तर पर सुलझाई जा सकती हैं, सड़क की बात है। सड़कों की अप्रोच, कई पहाड़ी इलाके इसके लिए दुर्गम हो सकते हैं, लेकिन उन सड़कों के नहीं होने की वजह से जो स्वास्थ्य सेवाएं वहां डगमगाती हैं, वो एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा वहां पर जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, देखिए पिछले दिनों में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निकाय स्तर पर क्या इंतजाम होने चाहिए, उनको लेकर बहुत ज्यादा बात नहीं है। मलिन बस्ती को लेकर बात तो की गई है, लेकिन उसका भी कारण ये बताया जा रहा है कि 40 से 45 हजार वोट देहरादून में मलिन बस्ती के इलाके के आते हैं, इस वजह से उनको साधने के लिए इस बात का जिक्र कर दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पूरा वचन पत्र तैयार किया गया है, उसमें अभी भी जमीनी स्तर पर उन्हीं मुद्दों की बात क्यों की जाती है? 25 साल किसी भी, और ऐसा नहीं है कि उससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार वहां के क्षेत्र में वो आता था, उसने भी कुछ तो काम किए होंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर 25 साल में इन जमीनी मुद्दों को लेकर भी अगर राजनीतिक दल आगे बढ़ेंगे, तो फिर उसको विकास की राह में हम और तेजी से बढ़ाता हुआ कैसे दिखाएंगे इस राज्य को? हमने नियमितीकरण के, मलिन बस्तियों का जो नियमितीकरण का मामला है, उसके लिए 2016 में जब हरीश रावत जी की सरकार थी, उस समय हम लेकर आए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोग उस पर कोई काम नहीं कर पाए। देहरादून मेयर में भी इनकी सरकार, वहां पर इनके मेयर थे, तब भी उस पर कुछ काम नहीं कर पाए। आपने जैसे दुर्घटनाओं की बात की, महिला हिंसा की बात है, महिला यौन शोषण की बात है, इन सारी बातों के लिए हमने एक फोकस किया है कि हम जो नगरीय क्षेत्र हैं उनके चौक चौराहों को हम सीसी कैमरों से आच्छादित करेंगे, अपनी बहनों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इन सब का वो संकल्प पत्र आप देखेंगे, उस संकल्प पत्र में एक एक बिंदु को बहुत सोच समझकर अपने जो नगरीय क्षेत्र के हमारे नेतागण हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी हमने उसको तैयार किया है। छोटी छोटी बातें हैं, नाली की साफ सफाई की व्यवस्था है, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, शुद्ध पर्यावरण की व्यवस्था है, आधुनिक लाइब्रेरी बनाने की हमने शहरों में बात की, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की बात की, जो जल भराव जाता है। और छोटे शहरों में आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वाहन सबके पास है, पार्किंग की समस्या है, उसके लिए हमने बात की कि हम पार्किंग। मैं काउंटर ले लेता हूं, बीजेपी से हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, मैं काउंटर भी ले लेता हूं उनका। राजेश जी, आपने सुना होगा भट्ट साहब ने अभी कांग्रेस की तरफ से वचन पत्र में उनका ये कहना है कि हमने जितने भी पहलू हैं उन सब पहलुओं को, सभी समस्याओं को शामिल किया, उसके अलावा हर वर्ग को हमने शामिल किया, महिलाओं की बात की, युवाओं की बात की। देखिए, इसका तो आप जवाब दे ही दीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल इसमें और ऐड होता है कि 5.25 लाख जो मतदाता हैं ये बढ़े हैं इस बार, ये युवा मतदाता नए जुड़े हैं। क्या लगता है आपको, ऐसा कौन सा काम रहा बीजेपी का जो लगता है कि युवा आपकी तरफ आकर्षित होगा? क्योंकि युवा देश का निर्माता कहा जाता है, और इस बार अगर हम विधानसभा, लोकसभा सारे चुनावों की बात कर लें तो जो मैंडेट मेकर है, किंग मेकर है, वो युवा रहा है। सबसे बड़ा वर्ग युवा मतदाता का रहा है। तो 5.25 लाख युवा मतदाता, क्या लगता है आपकी तरफ अगर शिफ्ट होंगे तो आपको क्या इसका कारण नजर आता है? आपके, चाहे हम घोषणा पत्र की बात करें या संकल्प पत्र की बात करें, या फिर आपके पिछले कार्यकाल के, ये जो अभी कार्यकाल चल रहा है, या फिर पिछले जो कार्यकाल रहे हैं उनमें कामों को लेकर बात करें। राजेश जी, देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मुझसे किया है। आपने इसके युवाओं की बात करी है, मैं युवाओं के संदर्भ में आपको ये कहना चाहता हूँ, युवा देश के साथ जाएगा। युवा की नजर में देश प्रथम है, युवा की नजर में भारत हमारी माता है।
युवा कभी भी उस पार्टी के साथ नहीं जाएगा जो 65 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को पोषित करने वाली राजनीतिक पार्टी इस देश में जिसने 65 साल का कुप्रशासन किया है, युवा कभी भी उसके साथ नहीं जाएगा। युवा उन बॉर्डर के फौजियों के साथ जाएगा जिनके राशन की कटौती हुआ करती थी, जो पार्टी करती थी, कभी उनके साथ नहीं जाएगा। युवा कभी उनके साथ नहीं जाएगा जिनको हथियारों के बगैर बॉर्डर पे छोड़ दिया जाता था। युवा कभी उनके साथ नहीं जाएगा जिन्होंने 2012 में केंद्र में और राज्य में दिल्ली जैसी जगह पर निर्भया कांड देखा है, जो महिलाओं के सम्मान की बात करे। युवा कभी उनके साथ नहीं जाएगा जिन्होंने हमेशा युवाओं के उत्थान के बजाय उनका उत्पीड़न करने का काम किया है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि इस प्रदेश का जो युवा है वो शिक्षित युवा है, वो अपनी राह बहुत अच्छे से जानता है, उसको पता है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प क्या है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के, देश के अंत्योदय मतलब आखिरी छोर में रहने वाले व्यक्ति के साथ की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है तो किसी जाति, धर्म, राजनीति या किसी भी संदर्भ से प्रेरित पार्टी की तरह से काम नहीं करती है, बल्कि सबको अपने परिवार मान के उनके हमेशा विकास और उनके उत्थान के लिए काम करती है। तो कांग्रेस पार्टी की नीति, रीति और उनकी कार्यप्रणाली को इस प्रदेश के, इस देश के प्रत्येक युवा ने देखा है। तो वो 65 वर्षों तक उन्होंने अपने दादा को शोषित देखा है, उन्होंने अपने पिता को शोषित देखा है। तो वो आज का जो युवा है वो अपने आप को शोषित होते हुए कभी नहीं देख सकेगा। वो अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, वो अपने वोट का सही अधिकार करना जानता है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हमेशा विकास की बात की है। इस प्रदेश का युवा इसलिए हमारे साथ आएगा, इन 3 वर्षों के अंदर 19,000 युवाओं को सरकारी रोजगार अगर मिलने का काम किया है, तो ये पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में मुमकिन हो पाया। और मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ इन्होंने जितने अपने वचन पत्र में बातें कही है, उनमें से एक भी वादा इन्होंने अपनी सरकार रहते हुए कभी इस बारे में विचार नहीं किया। आज इन्हें लगता है कि ये लोकसभा में नहीं जीत पाए, केंद्र में नहीं पहुंच पाए, आज इन्हें लगता है कि विधानसभा नहीं पहुंच पाए, सीटें नहीं ला पाए, इसलिए ये सोच रहे हैं कि छोटी इकाई पे आने के बाद कम से कम यहाँ पे तो हमारी शुरुआत हो। और मैं आपको बता दूं, इस प्रदेश का युवा बिल्कुल भी इनका साथ नहीं देने वाला, इस प्रदेश की मात्र शक्ति इनका साथ देने वाली नहीं है। इस प्रदेश का बुजुर्ग जिसके परिवार में 2-2 लोगों को, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उनको पेंशन देने का काम किया, बढ़ा के पेंशन देने का काम किया। राजेश जी भट्ट साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं इस पर। जी भट्ट साहब आप बोलिए, फिर उसके बाद मैं थपलियाल जी के पास लौटूंगा एक सवाल के साथ। बेनकाब हो चुकी है, अंकिता भंडारी के केस में बेनकाब हुई है। महिला हिंसा के मामले में इनके 3-3 मंडल अध्यक्ष आरोपी हैं। ये किस चेहरे की बात करते हैं? अभी आपने देखा बस दुर्घटना हुई पौड़ी में, वहां मरहम पट्टी के लिए भी इनके पास व्यवस्था नहीं थी। ध्वस्त हो चुकी है ये पूरी सरकार व्यवस्थाओं के मामले में। इन्होंने कुछ नहीं किया, युवाओं को ठगा है, बेरोजगारों पर लाठी बरसाई है। ये बुलडोजर की सरकार है। जिन मलिन बस्तियों का वोट लेने की आज ये बात कर रहे हैं, उनके आगे ये बुलडोजर लेके हर समय खड़े रहते हैं। आज समय है इनको जवाब देने का, और जनता 23 तारीख को जवाब देगी, हाथ के निशान पर मोहर लगाएगी और कांग्रेस के सारे प्रत्याशियों को बताएगी। शर्मा साहब आप देखिएगा, इस सरकार का निरंकुश, इस सरकार के राज में बढ़ती महंगाई, महिलाओं पर हिंसा, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, सबने इस सरकार का दंश झेला है। अब समय आ गया है, प्रबुद्ध मतदाता इनको अपने बैलेट के रूप में जवाब देने जा रही है। चलिए ठीक है थपलियाल जी, मैं आपके पास लौटूंगा, समय बहुत कम बचा है। देखिए जब भी बीजेपी ने तो अपना ये तरीका अपनाया था, कांग्रेस ने भी अपना तरीका अपनाया होगा कि जो पैनल तैयार किया गया है उम्मीदवारों का, प्रत्याशियों का, उसके लिए सर्वे किए गए और अपने अपने तरीके थे, उनसे फॉर्म भरवाए गए, उनसे सवाल जवाब पूछे गए। यूकेडी के पास कौन सा तरीका है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यूकेडी के पास चूंकि जो भी उम्मीदवार उसे मिला, उस उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दे दिया, क्योंकि जो मुख्य प्रमुख थे वो दल बदल के चले गए या फिर कांग्रेस में चले गए, बीजेपी में चले गए। फिर भी आप अपने उम्मीदवारों को मजबूत मानते हैं, तो क्या आपका तरीका रहा उन उम्मीदवारों के चयन का जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका जो चयन है वो एक तरह से जीत के तौर पर आपके सामने आएगा, आपकी झोली में उस टिकट को लेकर आएगा, उस सीट को लेकर आएगा जीत कर? देखो, जीत और हार से हटकर जो जन मुद्दे हैं उनको हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। अगर आप आज देहरादून की हालत देखेंगे तो देहरादून में 2 अनुभवहीन युवा मेयर पद के लिए मानता हूं, देखिए मुद्दों की राजनीति मानता हूं इस बात को, लेकिन आप जीतेंगे तभी तो उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ मुद्दे उठाना ही तो नहीं है, जीतना भी तो है आपको। बिल्कुल, लेकिन एक दिन ये जनता समझेगी। देखिए आज कांग्रेस भी दीवार में लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने इनको देश, आप देखिए मुख्यमंत्री के लेक्चर, वो मुस्लिम परस्त क्या नहीं बोल रहे। कहां है इनका संकल्प पत्र? कहीं आपको दिखाई दिया कि इनका मुख्यमंत्री कोई संकल्प पत्र की बात करता है? आप देखिए थूक जिहाद, लैंड जिहाद, क्या क्या बातें करते हैं इन्होंने आज दिन तक। अगर रोजगार की बात करते हैं, क्या बैकडोर एंट्री वालों को सबसे बड़ा
मंत्री बना हुआ है इनका बैकडोर एंट्री वाला अपराधी। सबसे बड़ा मतलब आप ही देखिए कि अग्निवीर योजना हमारे पहाड़ के युवाओं के पीठ पे छुरा मार रखा है इन्होंने, लेकिन इसके बावजूद भी ये किस तरह से माफिया प्रस्त राजनीति के बूते अपना पूरा साम्राज्य, ये जीतते नहीं है, इनको जनता नहीं देती, ये जितवाते हैं अपने को। आपने देखा नहीं कि किस तरह से मुख्यमंत्री को जनता ने हराया था, लेकिन इनके मठाधीशों ने उसको किस तरह से दोबारा जितवाया धन बल के आधार पर, छल बल के आधार पर। और जहां तक सवाल कांग्रेस का, ये दोनों अपराधी इसलिए मानता हूं मैं कि संविधान में 73rd अमेंडमेंट है जो हमारे निकाय को 74 अमेंडमेंट ताकत देता है पूरा, लेकिन इन्होंने 73rd अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट लागू नहीं किया। अगर लागू किए होते तो आज पंचायतों को अपने अधिकार होते और पंचायतें अपने मुताबिक या निकाय अपने मुताबिक डेवलपमेंट करते, लेकिन अब हमें डिपेंड रहना। जी, समय चूंकि कम है, मैं थोड़ा सा क्योंकि इसको समअप भी करना है। ये बात सही है कि अधिकार जो मिलता है वो जनता को मिलता है। जो भी हालात हैं, जो भी मुद्दे हैं, उन सब के बीच में आखिरी फैसला जनता को ही करना होता है। लेकिन ये बात भी सही है कि उन मुद्दों को लेकर बार बार राजनीति, कितने सालों तक राजनीति, पिछले 25 साल से उत्तराखंड की राजनीति, अगर निकाय चुनाव की राजनीति उन जमीनी मुद्दों को लेकर अभी भी की जा रही है जिसमें सड़क, मूलभूत मुद्दे माने जाते हैं, सड़क, पानी, बिजली, इन मुद्दों को लेकर भी अभी तक अगर राजनीति होगी तो हम इन मुद्दों से उठकर विकास को लेकर, विकास की रफ्तार में अपने आप को साथ में लेकर चलने को लेकर कब बात कर पाएंगे, कब उत्तराखंड को हम हाईटेक उत्तराखंड के तौर पर स्थापित करने की बात कर पाएंगे, पर्यटक स्थल के तौर पर कब हम इसको विदेशों के उन पर्यटक स्थलों की बराबर की श्रेणी में लेकर आ पाएंगे, उन मुद्दों तक हम कब पहुंचेंगे, ये बड़ा सोचने का विषय है। खैर, इन सब के बीच देखना हुआ कि अभी जो भी हालात हैं, चाहे हम आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो भी मामले कोर्ट में गए हैं, उसके बाद लोगों में किस तरह का इसका रिएक्शन आया है, इसके अलावा हम अभी जो परिसीमन और नियमन को लेकर जो बात हुई है, इसके अलावा स्थानीय मुद्दे इस चुनाव को कितना प्रभावित कर पाते हैं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। 23 तारीख को जनता अपना वोट दे देगी और 25 तारीख को मैंने जैसा बताया आपको कि गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले निकाय तंत्र का क्या परिणाम रहने वाला है, वो भी सबके सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।